नमस्ते। एडिवर्स में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 की गहराइयों में उतर रहे हैं। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया था। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये नवनिर्मित कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। हाँ। हम सब इसे बजट कहते हैं, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण। जी। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया को तय करता है। अच्छा। इसके साथ 2 और अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है अनुच्छेद 265, जो कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ। हाँ। और दूसरा है अनुच्छेद 266, जो भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है, जो सरकार का कह सकते हैं मुख्य खजाना है, जहां से संसद की मंजूरी के बिना एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। तो ये अनुच्छेद एक तरह से सरकार की वित्तीय शक्तियों पर संसदीय नियंत्रण का एक सेफ्टी वॉल्व है। मतलब सरकार अपनी मनमर्जी से पैसे खर्च नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। ये लोकतंत्र में चेक और बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए भी कई परंपराएं हैं। जैसे कि हलवा रस्म। हाँ, हलवा रस्म के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये बजट की छपाई की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन इसका असली महत्व इसके बाद शुरू होता है। इस रस्म के बाद बजट दस्तावेजों को तैयार करने और छापने से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी लॉक इन में चले जाते हैं। लॉक इन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। बाहरी दुनिया से यहाँ तक कि अपने परिवार से भी उनका संपर्क पूरी तरह कट जाता है। अरे वाह! ये सब इसलिए किया जाता है ताकि ये बजट की कोई भी संवेदनशील जानकारी समय से पहले लीक ना हो जाए। ये तो काफी सख्त प्रक्रिया है। आपने प्रक्रियाओं की बात की और मुझे वो एक बड़ा बदलाव याद आ रहा है जिसने 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया था। रेल बजट का विलय? हाँ, रेल बजट का विलय। ये सिर्फ 2 दस्तावेजों को मिलाना नहीं था, इसका असर तो अब तक दिख रहा है ना? बिल्कुल। 2017 में 2 बहुत बड़े प्रक्रियात्मक सुधार हुए। पहला, जैसा आपने कहा, 92 साल बाद रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। इसका मकसद क्या था? मकसद था रेलवे को एक अलग थलग मंत्रालय के तौर पर न देखकर देश के पूरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा मानकर योजना बनाना। अच्छा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। जी। इसीलिए अब हम बजट 2026-27 में रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर जैसी बड़ी घोषणा आम बजट के हिस्से के रूप में देखते हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव बजट की तारीख को लेकर था। उसे फरवरी के अंत से 1 फरवरी कर दिया गया। क्या इससे जमीन पर कोई वास्तविक फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क। पहले जब बजट फरवरी के अंत में आता था तो उसे पास करने की प्रक्रिया मई तक चलती थी। इसका मतलब था कि मंत्रालयों को नए वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, उसके पहले 2 महीने पुरानी योजनाओं पर ही काम चलाना पड़ता था। तो काम रुक जाता था एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। अब 1 फरवरी को बजट आने से 1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अच्छा। और मंत्रालयों को पहले दिन से ही आवंटित पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इससे योजनाओं का कार्यान्वयन तेज और बेहतर होता है। तो ये प्रक्रियात्मक बदलाव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गवर्नेंस का बेहतर बनाने के लिए किए गए। चलिए अब बजट के दर्शन पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस बार का बजट किसी एक थीम पर नहीं बल्कि 3 कर्तव्यों के ढांचे पर आधारित है। जी, द 3 कर्तव्यास। ये किसी आर्थिक दस्तावेज के लिए काफी दार्शनिक लग रहा है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये सरकार की लंबी अवधि की सोच को दिखाता है। ये 3 कर्तव्य असल में विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के 3 स्तंभ हैं। ठीक है, तो पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। मतलब अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। इसका मूल विचार है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने घरेलू विनिर्माण और बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च करना होगा। इसीलिए इस बजट में पूंजीगत व्यय यानी केपेक्स और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं पीएलआई पर बहुत जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भरता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। ठीक है,
तो ये हुआ अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर। लेकिन किसी भी देश का असली इंजन तो उसके लोग होते हैं, उसका सॉफ्टवेयर। तो इस बजट में दूसरा कर्तव्य इस मानवीय पूंजी के लिए क्या करता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहीं पर दूसरा कर्तव्य आता है, आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण। जी, यहाँ पूरा फोकस भारत की युवा शक्ति पर है। सरकार का कहना है कि हम सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों को नहीं देख सकते, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवाओं को सही कौशल मिले, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सके। बिल्कुल। स्रोत में दिव्यांगजन कौशल योजना और बायोफार्मा शक्ति जैसी पहलों का जिक्र है, जो इसी सोच को दर्शाते हैं। ये क्लासिक दुविधा को जन्म देता है। जब आप आर्थिक विकास यानी पहले कर्तव्य पर इतना जोर देते हैं, तो क्या ये खतरा नहीं होता कि तीसरा कर्तव्य यानी समावेशी विकास कहीं पीछे छूट जाए? मतलब क्या तेज रफ्तार विकास का फायदा समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच पाता है? ये बजट इस संतुलन को कैसे साधता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और शायद हर विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस बजट का तीसरा कर्तव्य इसी चुनौती का जवाब देने की कोशिश करता है। तो तीसरा कर्तव्य क्या है? तीसरा कर्तव्य है समावेशी विकास और भागीदारी सुनिश्चित करना। ये अंत्योदय के दर्शन पर आधारित है, जिसका अर्थ है विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। अच्छा। इसमें महिलाओं, किसानों और छोटे उद्योगों यानी MSMEs को सशक्त बनाने पर जोर है। स्रोत में ग्रामीण रोजगार गारंटी के एक नए स्वरूप VBG का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक प्रगति का लाभ कुछ लोगों तक सीमित न रह जाए। जी, यही कोशिश है। तो हमने दर्शन और रणनीति की बात कर ली, लेकिन कहते हैं कि बजट असल में आंकड़ों का खेल है। हाँ, आखिरकार सब नंबरों पर ही आता है। तो चलिए अब गणित की बात करते हैं। वो एक नंबर जिस पर सबकी नजर होती है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। सरकारें हमेशा इसे कम करने का वादा करती हैं, लेकिन अक्सर लक्ष्य से चूक जाती हैं। इस बार स्रोत क्या बता रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यहाँ आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है। 4.3%। ये पिछले साल से कम है। हाँ, ये पिछले साल के 4.4% से मामूली कम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं है। ये सरकार द्वारा 2021-22 में घोषित एक ग्लाइड पाथ का हिस्सा है। ग्लाइड पाथ? हाँ, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक घाटे को 4.5% से नीचे लाना था। तो असल में सरकार अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चल रही है और लक्ष्य को हासिल भी कर चुकी है। ठीक है, 4.3% का लक्ष्य है, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब क्या है? कम घाटे का मतलब है कि सरकार कम उधार लेगी। इसका असर एक आम नागरिक या किसी बिजनेस पर कैसे पड़ता है? इसका सीधा और बड़ा असर पड़ता है। जब सरकार बाजार से कम उधार लेती है तो निजी कंपनियों और आम लोगों के लिए कर्ज लेने के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध होता है। अच्छा, तो इससे ब्याज दरें नियंत्रण में रहती हैं? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इस साल शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ अनुमानित है। कम सरकारी उधारी का मतलब है निजी निवेश के लिए बेहतर माहौल और महंगाई पर भी कुछ हद तक लगाम। और देश के कुल कर्ज यानी डेट टू GDP अनुपात के बारे में क्या? वो भी एक चिंता का विषय रहता है। उस पर भी ध्यान दिया गया है। लक्ष्य है कि इसे 2025-26 के 56.1% से घटाकर 2026-27 में 55.6% पर लाया जाए। और लंबी अवधि का लक्ष्य? लंबी अवधि का लक्ष्य तो इसे 2030-31 तक 50% पर स्थिर करना है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे कर्ज का भारी ब्याज न चुकाना पड़े। स्रोत में एक बहुत सरल ब्रेकडाउन है, रुपया कहाँ से आता है। ये हमेशा ये समझने में मदद करता है कि सरकार की कमाई कहाँ से हो रही है। तो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये दिलचस्प है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की मौजूदा हकीकत को दिखाता है। आज भी सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24% उधार और अन्य देयताएं हैं। 24%? इसका मतलब है कि सरकार की हर 100 रुपए की कमाई में से 24 रुपए उधार के हैं। जी। तो आज भी हमारी कमाई का लगभग 1/4 हिस्सा उधार है। ये राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। उधार के बाद सबसे बड़ा स्रोत क्या है? और यहीं पे एक सकारात्मक कहानी दिखती है। उधार के ठीक बाद आयकर यानी इनकम टैक्स है 21% पर और निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स 18% पर है।
तो दोनों को मिलाकर प्रत्यक्ष करों का योगदान 39% हो जाता है। हाँ, और प्रत्यक्ष करों में ये बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के फॉर्मल होने का एक मजबूत संकेत है। मतलब ज्यादा लोग और कंपनियां अब टैक्स के दायरे में आ रही हैं। और इसके बाद जीएसटी का नंबर आता है। जी, इसके बाद 15% के साथ जीएसटी का नंबर आता है। टैक्स की बात चली है तो स्रोत में एक ऐसी घोषणा का जिक्र है जो शायद हेडलाइंस में उतनी नहीं छाई, लेकिन जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। आप आयकर अधिनियम 2025 की बात कर रहे हैं? हाँ, 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलकर एक नया एक्ट लाना, ये कितना बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये टैक्स सिस्टम की पूरी बुनियाद को बदलने जैसा है। सोचिए, हम 60 साल से भी ज्यादा पुराने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल कर रहे थे जो आज की डिजिटल इकोनॉमी के लिए बना ही नहीं था। ये नया एक्ट सिर्फ कागजी कार्रवाई कम नहीं करेगा, बल्कि इसका लक्ष्य उन हजारों टैक्स विवादों को जड़ से खत्म करना है जो पुराने अस्पष्ट नियमों की वजह से पैदा होते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा संरचनात्मक सुधार है। तो ये भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी तो इस बात में होती है कि अभी क्या बदला। तो क्या इस साल हमारे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रजीम के स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सरकार की रणनीति क्या है? सरकार की रणनीति दरों को स्थिर रखकर स्थिरता का संदेश देने की है और साथ ही टैक्स का आधार मतलब टैक्स बेस को व्यापक बनाने की है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना, न कि मौजूदा टैक्स पेयर्स पर ही बोझ बढ़ाते रहना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसको लेकर हमेशा भ्रम रहता है, शून्य टैक्स वाली आय। स्रोत में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। क्या आप हमारे लिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि कैसे एक वेतनभोगी व्यक्ति 12.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देता है? बिल्कुल, इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जी। पहली बात, नई कर व्यवस्था के तहत 3.5 लाख रुपए तक की आय पर तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं है। ये मूल छूट सीमा है। ठीक है, 3.5 लाख रुपए तक शून्य टैक्स। इसके आगे का गणित क्या है? असली जादू इसके बाद शुरू होता है, धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट यानी रिबेट में। अच्छा, रिबेट। जी, नियम यह है कि अगर आपकी टैक्स योग्य आय 12.5 लाख रुपए तक है तो आपको 60,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिल जाती है। इस छूट के कारण 12.5 लाख रुपए तक की आय पर बनने वाला आपका पूरा टैक्स शून्य हो जाता है। तो 4 लाख रुपए तक वैसे ही टैक्स नहीं है, और फिर 12 लाख तक की आय पर जो भी टैक्स बनता है वो रिबेट से शून्य हो जाता है। सही पकड़ा आपने। और वेतनभोगी लोगों के लिए एक और फायदा है ना? मानक कटौती। हाँ। और यही तीसरा और आखिरी टुकड़ा है इस पहेली का। अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको 75,000 रुपए की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन का अतिरिक्त लाभ मिलता है। ये कटौती आपकी कुल आय में से सीधे सीधे कम हो जाती है। जी, जिससे आपकी टैक्स योग्य आय और घट जाती है। तो इसका कुल नतीजा ये निकलता है कि एक वेतनभोगी व्यक्ति वास्तव में 12.5 लाख रुपए यानी 12.5 लाख रुपए की आय सीमा प्लस 75,000 रुपए की मानक कटौती। बिल्कुल, तो 12.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर शून्य आय कर देता है। ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ये एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। पुरानी व्यवस्था में ये छूट सिर्फ 5 लाख तक की आय पर मिलती थी। इससे सरकार साफ संकेत दे रही है कि वो करदाताओं को नई सरल व्यवस्था की ओर भेजना चाहती है। टैक्स में और भी कुछ दिलचस्प बदलाव हुए हैं, जैसे विदेश यात्रा या बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजने पर लगने वाली टीसीएस को बहुत कम कर दिया गया। हाँ, विदेशी टूर पैकेज और कुछ अन्य मामलों में टीसीएस की दर जो पहले 5% से बढ़कर 20% तक हो गई थी, जो बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, उसे घटाकर अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। इससे विदेश जाने वाले छात्रों और यात्रियों के कैश फ्लो में बड़ी राहत मिलेगी। ये तो अच्छी खबर है। इसके अलावा आईटी सेक्टर के लिए एक सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% तय किया गया है। एक मिनट, ये सेफ हार्बर मार्जिन क्या होता है? यूं समझिए कि एक तरह की पहले से तय की गई मुनाफे की दर है। टैक्स विभाग इसे मान लेता है ताकि बड़ी आईटी कंपनियों को बार बार मुकदमेबाजी में न उलझना पड़े। अच्छा, मतलब इससे मुकदमे कम होंगे। हाँ, मुकदमेबाजी कम होगी। और एक और छोटी सी राहत है कि अपनी टैक्स रिटर्न की गलतियां सुधारने के लिए अब 31 मार्च तक का समय मिलेगा, जो पहले 31 दिसंबर था। चलिए टैक्स से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश की घोषणा की है। बहुत भारी।
लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये जीडीपी का कितना हुआ? ये जीडीपी का करीब 3.4% है और इसमें रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। हाई स्पीड रेल? बिल्कुल, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इनकी कुल लंबाई करीब 4000 किलोमीटर होगी और इस पर 16 लाख करोड़ का निवेश होगा। 16 लाख करोड़? हाँ, और इन्हें विकास संयोजक मतलब ग्रोथ कनेक्टर्स कहा गया है। और ये आंकड़े जमीन पर कैसे दिखेंगे? मतलब कुछ उदाहरण हैं? हाँ, है ना। जैसे मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ 48 मिनट का रह जाएगा। 48 मिनट? हाँ, और दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट। वाह। और दक्षिण भारत में? दक्षिण में चेन्नई और बेंगलोर, जो भारत की 2 बड़ी तकनीकी राजधानियां हैं, वो सिर्फ 1 घंटा 13 मिनट में जुड़ जाएंगी। 1 घंटा 13 मिनट? ये तो गेम चेंजर है। ये कॉरिडोर्स सिर्फ यात्रा का समय ही नहीं घटाएंगे, ये देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़कर विकास को एक नई गति देंगे। और सिर्फ यात्री ट्रेनें ही नहीं, मालगाड़ियों के लिए भी कुछ बड़ा है ना? हाँ, एक नया समर्पित माल गलियारा यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है। ये कहां से कहां तक होगा? ये पश्चिम बंगाल के दानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। कैसे? देखिए, ये गलियारा 6 राज्यों से गुजरते हुए पूर्वी भारत के खनिज संसाधनों को सीधे पश्चिमी भारत के औद्योगिक और निर्यात केंद्रों से जोड़ेगा। मतलब लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी? लागत भी घटेगी और समय भी बचेगा। और ये मौजूदा ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के साथ मिलकर भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को आप कह सकती हैं पूरा करेगा। हाँ, अब उस बदलाव की बात करते हैं जिससे शायद इस बजट का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव कहा जा सकता है। सरकार 2 दशक पुरानी मनरेगा योजना से हटकर एक नई योजना की तरफ बढ़ रही है। हाँ। और इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में VBGRAMG। नाम तो काफी लंबा है। हाँ, नाम लंबा है। इसमें और मनरेगा में कुछ बुनियादी फर्क है। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी और नई योजना में इसमें 125 दिन की गारंटी होगी। तो ये तो एक सुधार है, लेकिन क्या सोच में भी कोई बड़ा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर सोच और फंडिंग में ही है। देखिए, मनरेगा एक अधिकार आधारित योजना थी जो मुख्य रूप से संकट के समय काम देती थी, एक तरह का सेफ्टी नेट। सही है। वहीं VBGRMG का उद्देश्य मिशन मोड में काम करते हुए उत्पादक संपत्तियां बनाना है, मतलब प्रोडक्टिव एसेट्स, जैसे कि जलवायु लचीले इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा बड़ा बदलाव आपने फंडिंग का बताया। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनरेगा में मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब VBGRMG में केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 का होगा। ओह, तो इसका मतलब है कि अब राज्यों को भी मजदूरी का 40% हिस्सा देना होगा। सही कहा। इससे राज्यों की जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन उनके वित्त पर, मतलब उनके बजट पर दबाव भी पड़ सकता है। हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, इसीलिए सरकार ने इस साल दोनों योजनाओं के लिए फंड रखा है ताकि पुरानी देनदारियों को चुकाया जा सके और नई योजना को आसानी से लागू किया जा सके। चलिए, अब कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और नई तरह की फसलों पर जोर दिया गया है। एक भारत विस्तार नाम के टूल की घोषणा हुई है। भारत विस्तार इसका पूरा नाम है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बहुभाषी टूल है। ये सुनने में बड़ा हाईटेक लगता है। ये एक आम किसान की मदद कैसे करेगा? ये एग्रीस्टैक के डेटा और ICAR के वैज्ञानिक तरीकों को मिलाकर किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में सलाह देगा। किस तरह की सलाह? कीटों के बारे में, मौसम के बारे में, कौन सी फसल बोनी है और बाजार में क्या भाव चल रहा है, इन सब पर सटीक और रियल टाइम जानकारी देगा। तो ये एक तरह से हर किसान के लिए एक पर्सनल कृषि सलाहकार जैसा हो गया। बिल्कुल, ये कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा विस्तार है। और मैंने सुना है कि पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ने की भी बात है। हाँ, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों पर जोर है, जैसे नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना है। इससे कितने किसानों को फायदा होगा? अनुमान है कि तटीय राज्यों के लगभग 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा। और नारियल के अलावा काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। साथ ही चंदन, अखरोट और बादाम जैसी महंगी फसलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भविष्य में निवेश की। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी टाउनशिप का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। हाँ, प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर के पास 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित की जाएंगी।
इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है शिक्षा से रोजगार के रास्ते को सीधा और आसान बनाना। मतलब जहां इंडस्ट्री है वहीं पढ़ाई हो। और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स कोर्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने पर भी जोर दिया गया है। बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणाएं हैं? भारत को बायोफार्मास्यूटिकल्स का ग्लोबल हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की गई है। 10,000 करोड़। हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उत्तर भारत में NMHINS 2.0 की स्थापना होगी। और वो ट्रॉमा सेंटर वाली बात? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर जिला अस्पताल में 24/7 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है, जो सड़क दुर्घटनाओं में जीवन बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अंत में रक्षा और भविष्य की तकनीक के बारे में भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा नए हथियार और जहाज खरीदने के लिए है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा भारत को चिप निर्माण के वैश्विक नक्शे पर लाने के लिए की गई है। और चिप्स के लिए जो जरूरी खनिज चाहिए उनका क्या? तो उसी के लिए उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ मृदा गलियारे मतलब रेयर अर्थ कॉरिडोर्स स्थापित किए जाएंगे। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस बजट के कुछ सबसे बड़ी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में एक बड़ी राहत। दूसरी, हाई स्पीड रेल और माल गलियारों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा इम्पल्स। तीसरी, वीनो बीजी रैमजी के साथ ग्रामीण रोजगार नीति में एक बुनियादी बदलाव। और चौथी, कृषि में AI का प्रवेश। तो कुल मिलाके ये बजट कैसा है? कुल मिलाके ये बजट राजकोषीय की विवेक मतलब 4.3% घाटे का लक्ष्य और विकास की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। दस्तावेज के शब्दों में कहें तो यह भारत को उत्तरजीविता से संप्रभुता की ओर ले जाने का एक प्रयास है। बहुत खूब। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो सोचने के लिए रह जाता है, बजट ने ग्रामीण रोजगार योजना के लिए एक नया फंडिंग मॉडल पेश किया है जिसमें मजदूरी का 40% भार राज्यों पर डाला गया है। इसका उद्देश्य साझा जिम्मेदारी है, लेकिन यह केंद्र और अलग-अलग राज्यों, खासकर उन राज्यों जिनके बजट पहले से ही तंग हैं, के बीच राजनीतिक और आर्थिक समीकरण को कैसे बदल सकता है।